गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज से हम बिहार स्पेशल एमसीक्यू इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमने क्या करें, जितने भी जीएस का पोर्शन है बीपीएससी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इवन करेंट अफेयर्स, वो हमने नेशनल लेवल पे तैयार कर दिया है। और उसमें से आपका 70% क्वेश्चन आएगा, 70 to 75%। बाकी समझिए 30 या 25% में कवर होगा बिहार। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं तो कॉमनली इसी तरह का प्रोपोर्शन होता है। तो उसमें बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि बार बार आते हैं और हर एक कंपटीशन में बिहार से रिलेटेड वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले वक्त में भी रिपीट होंगे। वजह उसकी क्या है कि जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उनको ये नहीं बताया जाता है या उनसे इस तरह की बात नहीं होती है। उनको बस जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनके एटीट्यूड को आप पकड़िए, उनको बोला जाता है कि बिहार से क्वेश्चन आपको सेट करना है, बिहार के इतिहास से, बिहार के भूगोल से, बिहार की राजनीति से, बिहार की अर्थव्यवस्था से वो क्वेश्चन सेट करते हैं। अब वो क्वेश्चन कहाँ से सेट, जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सपोज कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, अब ये क्वेश्चन 20 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगा। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, अब ये क्वेश्चन 20 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते ही हैं। इस एमसीक्यू में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार बीपीएससी के एग्जाम में आते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं ये मानता हूं कि आपको कम से कम 100 बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, 100 बार सुनिए। वजह उसकी क्या है कि देखिए, जाना हुआ क्वेश्चन अगर 1, 2, 3 भी गलती हो जाता है तो वहीं से आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जानबूझ करके गलती क्यों होता है? जानबूझ के गलती होता है प्रैक्टिस की कमी की वजह से। आप मान लीजिए जान रहे हैं किसी चीज को कि मान लीजिए कि हजारीबाग में किस चीज का उत्पादन होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को जान के प्रैक्टिस करके, जब आप 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है जब तक कि 25 बार 50 बार प्रैक्टिस ना करें। तो इतना आपको याद करना है कि गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 आ जाए, इतनी बार प्रैक्टिस करना है। यही मेथड हमने इस्तेमाल किया था नेट क्वालिफाई करने, हमने हजारों बार प्रैक्टिस किया। आप इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि गलती होने की संभावना ही ना रहे। यानी मिनिमम मैं आपको टास्क देता हूं कि 100 बार आप वीडियो को सुनिए एमसीक्यू की। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिहार स्पेशल में एमसीक्यू को लेंगे, सारे एमसीक्यू सिस्टमेटिक। हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री के एमसीक्यू, ज्योग्राफी के एमसीक्यू, पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू, करंट से रिलेटेड एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एमसीक्यू। मतलब टोटल एमसीक्यू को साइंटिफिकली हम फॉलो करेंगे और एक एक वीडियो मिनिमम 1 घंटे की हम कर रहे हैं ताकि आप इसको बार बार सुनते रहें किसी भी स्थिति में। और ये यकीन जानिए कि इस एमसीक्यू से कम मुझे उम्मीद है कि 70% क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। अगर आप देखिए, क्वेश्चन जो आता है हू बहू नहीं आएगा लेकिन उसी को उलट के दे देगा। हू बहू क्वेश्चन नहीं आएंगे। सपोज कई बार क्या होता है कि उसी क्वेश्चन को उलट देते हैं, तो अगर आपका इस पे कमांड होता है तो आप उसको आंसर कर लेते हैं रीजनिंग से। और वैसे 50% क्वेश्चन तो एकदम हू बहू आ जाता है, सेम का सेम, जो बार बार रिपीट हुए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं 20 एग्जाम में आए हैं और वो आएंगे भी। तो आप सबका स्वागत है इसमें, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए। 100 बार का टारगेट है। और जितने ज्यादा लोग हैं आपके संपर्क में, जो स्टूडेंट हैं, उनको कोऑपरेट कीजिए, उनको भी बताइए, वो सब भी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप शेयर कीजिएगा। ये एमसीक्यू की सीरीज चलती रहेगी। बिहार के पूरे बिहार को हम कवर करेंगे, हर एक क्षेत्र को, बट एमसीक्यू में हम कवर करना चाहते हैं। बाद में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं बिहार प्रश्न अभ्यास। और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने प्लान नहीं देखा है मेरा बिहार स्पेशल, तो वो बिहार स्पेशल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लान जो है किस तरह से आप क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, उसको आप उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है। विहार शब्द का अर्थ है मूल रूप से ए में है बौद्ध मठ, उसके बाद बी में है देवदूतों की भूमि, सी में है आर्य प्रदेश और डी में है हरियाली। अब मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर बौद्ध मठ है, बट आगे हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे। आप उस 10 सेकंड के हिसाब से आप उत्तर करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा सही आंसर। तो क्योंकि आपको खुद भी आंसर आना चाहिए, टेस्ट आपका होते रहना चाहिए, आप अपना टेस्ट ज़रूर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए, ए में संभवतः बिहार का नामकरण बौद्ध भिक्षुओं के विहार से हुआ। देखिए गलत कथन को आपको ढूंढना है। बी में बिहार के विषय में आरंभिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलती है। और सी में है मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था। और डी में है राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। तो 10 सेकंड का हम टाइम आपको देते हैं, आप सोचिए और देखिए कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं और इसी में से क्वेश्चन है घुमा फिरा के आपको आते हैं। तो देख लेते हैं सही उत्तर। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी कर सकते हैं, इतने टाइम में आप अपने दिमाग में ही कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी तमिलनाडु तक नहीं था। लेकिन देखिए आप ये समझिए, बिहार का बौद्ध भिक्षुओं से ही संबंध है। बिहार से आरंभिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। देखिए एक क्वेश्चन में 4 आंसर आपको छुपा है। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के काल में हुआ। ठीक है, अब आप हमको ये बताएंगे बिंबिसार किस वंश का राजा था। ये कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और किन किन वंश ने शासन किया है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, ये सारा है। तो बिंबिसार किस राजवंश का था, इसको आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी वैशाली, डी कलिंग वंश। 10 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए, या तो दिमाग में सोचिए, आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है कलिंग। क्योंकि देखिए शिशुनाग, हर्यक और वैशाली सब बिहार में। देखिए हर्यक वंश पहला वंश है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, ये क्रम से भी आता है और कई बार आ चुका है। तो इस पर भी आप विचार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम आपको आंसर बाद में बताएंगे। पहले आप देखिए बिहार के किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है। ए मगध, बी राजपूत, सी कलिंग, डी मुगल। बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है। तो सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट
इसका सही उत्तर है ए, जो बिल्कुल सही है। और मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना हुआ है। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हो उनको तो पता ही है, बस प्रैक्टिस हो रहा है आपका। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में, इतने हल्के क्वेश्चन भी कई बार खराब हो जाते हैं। चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी, बी ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी, सी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी और डी ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी। बात हो रही है मगध साम्राज्य का, प्रथम मगध साम्राज्य का। तो सोचिए और मन में एक आंसर देखिए, क्या आपका आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। कब? छठी शताब्दी में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बार बार रिपीट हुए हैं ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, ए वैशाली, बी स्पार्टा, सी एथेंस और डी पाटलिपुत्र। सोचिए, विचार कीजिए। सही उत्तर 5, 6, 10 सेकेंड का हम टाइम देते हैं आपको, और आपने अपने मन में सोच लिया होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है। चलिए आंसर देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं इतने समय में। वैशाली, तो इसका सही उत्तर है वैशाली, वज्जी। आइए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये भी वो अभी बात हुई थी। विश्व का पहला गणतंत्र है ये, किसके द्वारा स्थापित हुआ? नंद मौर्य लिच्छवी। तो चलिए आंसर देखते हैं 10 सेकेंड बाद। सही आंसर है लिच्छवी। तो वैशाली में लिच्छवियों ने किया था। नेक्स्ट, आप इधर आइए। बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, चौथी सदी ईस्वी पूर्व, छठी सदी ईस्वी पूर्व। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। आपके मन में कुछ आना चाहिए ज़रूर, तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा। देखते हैं आपका आंसर क्या सही है। तो बिल्कुल सही है ये, छठी सदी ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। कौशल, ए कौशल, बी मद्र, सी वज्जी लिच्छवी, वैशाली और डी विदेह। सोचिए कि क्या सही होगा, और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखते हैं। सही उत्तर है डी विदेह। कौशल से किया, मद्र से किया, वज्जी वैशाली से किया बिंबिसार ने। अजात शत्रु बिंबिसार का कौन था? ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करिए। राजकुमारी चलहना कौन थी? राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, ए बी कौशल राज की पुत्री, सी मध्य राजकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। सोच के आप बताइए। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आपके दिमाग में आ चुका होगा गलत या सही। देखते हैं। सही उत्तर है ए। तो बहुत मशहूर राजकुमारी है, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी है। वज्जी लिच्छवी राजकुमारी है चलहना, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अंग पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? बिंबिसार ने अंग पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? इसी के साथ आप बताएंगे अंग की राजधानी कौन थी, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बिंबिसार ने अंग पर किस प्रकार किया अधिकार?
ए वैवाहिक संबंध स्थापित करके, बी अंग के राजा को मार डालने की धमकी देकर, सी युद्ध के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, 5 सेकेंड सोचिए आप, 5 से 10 सेकेंड दिमाग में एक आंसर रखिए। जब तक दिमाग को स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस सही नहीं होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आंसर सही क्या है। सी, युद्ध के द्वारा। क्या किया था? युद्ध के द्वारा अंग पर अधिकार किया था बिंबिसार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपना अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, बहुत बार आया है क्वेश्चन, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे। चलिए आंसर देखते हैं आपके मन में क्या आया। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर। सही उत्तर है सी, बिंबिसार शादी करता था, राज्य को मिला लेता था, अपना बना लेता था। ठीक है, अजातशत्रु कौन था? मैंने पूछा था आपको, बिंबिसार और अजातशत्रु में क्या संबंध है ये आप बताएंगे। और बिंबिसार किस वंश का राजा था ये भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? हाँ, वही पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस शहर का पुराना नाम है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और किसने बसाया? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। सोचिए, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, खूब रिपीट हुआ है ये। मैं अगर कह दूं 100 बार रिपीट हुआ है स्टेट लेवल पे, भारत के हर एक स्टेट में, आईएएस में, पीसीएस में, ग्रुप सी में, आर्मी में, पुलिस में, तो कम नहीं होगा। देखते हैं सही उत्तर आपके मन में क्या आया। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर, डी बोध गया। प्रथम बौद्ध सभा। अब जब हम प्रथम बौद्ध सभा के बारे में पूछ रहे हैं तो आप सोच लीजिए 10 सेकेंड। नालंदा गया, राजगीर, बोध गया। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद नालंदा या गया या राजगीर। राजगीर है तो कौन था अध्यक्ष, कौन था राजा? देखते हैं उत्तर कौन है, कमेंट बॉक्स में कीजिए। सही उत्तर है राजगीर। सही उत्तर है राजगीर। और राजगीर में ही प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। लेकिन इस सवाल का जवाब आप हमें देंगे कि राजगीर में जब बौद्ध सभा आयोजित हुई थी उस समय राजा कौन था और उस समय प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? ये आपको अपने दिमाग से पूछना है, सोचना है। आप भी तो कम नहीं हैं, आप तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट है और आपके दिमाग को हिलाने वाला सवाल सब है। चलिए नेक्स्ट, अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु को आप जान रहे हैं, बिंबिसार का है कोई? बताएंगे बिंबिसार का अजातशत्रु कौन है और अजातशत्रु का टाइटल क्या है, किस नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, आप वो भी बताएंगे। हाँ, तो ए ऑप्शन है पिता बिंबिसार। क्लियर हो गया कि पिता बिंबिसार। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा? पिता बिंबिसार की स्वाभाविक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में
ए ऑप्शन है ये। बी पिता की हत्या कर, सी पिता को कैद करके, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सोचिए, सोच के बताइए कौन सा आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में 10 सेकेंड लगाइए और उत्तर कीजिए। आगे देखते हैं। सही उत्तर है बी, पिता की हत्या करके। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला बंदी की थी। उसने वो किला कहाँ बनवाया था? किलेबंदी जो की थी अजातशत्रु ने अवंती से बचने के लिए, वो किला कहाँ बनवाया? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, अंग में, राजगृह में। सोचिए और उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अपने दिमाग को थोड़ा जोड़ दीजिए। देखिए राजधानी पाटलिपुत्र भी है, राजगृह भी है, इन्हीं दोनों में से होगा कोई। तो देखते हैं। सही उत्तर है डी। सही उत्तर है डी, राजगीर में किलेबंदी की थी। किसने की थी? अब ये क्वेश्चन उलट जाएगा। राजगिरी में अवंती के हमले से बचने के लिए किसने किलेबंदी की थी? अजातशत्रु ने। उलट के भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? चलिए देखते हैं। ए अवंती, बी कौशल, सी वज्जी वैशाली, और डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए और विचार कीजिए। सही उत्तर देखिए क्या है। चलिए देखते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर की। अवंती बहुत मजबूत था और अवंती पे अधिकार नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी अवंती, बी वैशाली, सी गिरिव्रज राजगृह, डी चंपा। सोचिए, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, सैकड़ों बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। विचार कीजिए। देखिए अवंती तो हो नहीं सकता है, चंपा भी हो नहीं सकता, जो होगा वैशाली और गिरिव्रज में होगा। मिलाइए, देखिए आंसर, देखते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। जानते हैं तो सी बिल्कुल सही जवाब। गिरिव्रज राजगृह ही प्रथम राजधानी थी मगध की। नेक्स्ट, अब आप ये बताएंगे राजगीर की स्थापना किसने की? प्रथम राजधानी किसने बनाया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। सोचिए, पाटलिपुत्र कालाशोक का तो उतना नाम है नहीं, असल अजातशत्रु का है, उदयन का है। देखिए इसी दोनों में से कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर देखते हैं कौन है। सही उत्तर है सी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सैकड़ों एग्जाम में आया है। आईएएस से लेके पीसीएस से लेके टीचर, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, सब में। अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है डी उदयन। नेक्स्ट, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद नंद वंश, बी शुंग वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। तो आप हमें यह भी बताएंगे उदयन किस वंश का शासक था और उदयन के बाद कौन सा वंश आया? ये क्वेश्चन अभी का है। चलिए
आप सोचिए अपने दिमाग में, नंद है या शुंग है या शिशुनाग है या मौर्ज है? कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। देख लेते हैं, तो सही उत्तर है सी, शिशुनाग वंश। मैंने आपको ऊपर में कई बार बताया है, शिशुनाग वंश है इसका सही उत्तर। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। नेक्स्ट, अवंती की शक्ति को किसने तोड़ा था? अवंती की शक्ति को किसने तोड़ा था? ए मौर्यों ने, बी बिंबिसारों ने, सी नंदों ने, डी शिशुनागों ने। सोचिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो अपने दिमाग में कोई उत्तर सेलेक्ट कीजिए और देखिए आपकी बात सही है कि नहीं। अवंती के गुरूर को किसने तोड़ा? आंसर देखते हैं, डी, शिशुनाग ने। ये समझिए, ये भी शिशुनाग भी वंश ने अवंती की शक्ति को तोड़ा। नेक्स्ट, नंद वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन हुआ? नंद। अब देखिए, नंद वंश किस वंश के बाद स्थापित हुआ? ये सवाल आ सकता है। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जब तक आप दिमाग को खुला नहीं रखिएगा, कौन किसके बाद आया, कौन क्या किया, खाली रटने से नहीं होगा। रटने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अकल भी लगाना है। तो नंद वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन हुआ? महापद्म नंद, वर्षकार, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। सही उत्तर है महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? हाँ, इसमें एक और सवाल है कि घनानंद जो है उसके शासनकाल में एक बड़ी घटना घटी थी। एक राजा आया था जो विश्व विजेता था, वो कौन सा था? इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी महापद्म नंद। एकराट कहा, एकराट सोच लीजिए, एकराट, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, महापद्म नंद। चलिए, कुछ आया दिमाग में? नहीं आया तो एक को दिमाग में रखिए, आप गलत कर रहे हैं या सही है भी अंदाजा हो जाएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर, महापद्म नंद। एकराट की उपाधि महापद्म नंद ने लिया था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। नेक्स्ट आइए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदों के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हजारों बार क्वेश्चन आया है। ए कुषाण, बी शुंग वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। आपके दिमाग में कोई एक तो चल ही रहा है। आपके दिमाग में सही आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप हमें बताइए नंद वंश के बाद कौन आया, नंद वंश से पहले कौन सा वंश था, ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिए। सही उत्तर है मौर्य वंश। मैं पहले से बता रहा हूँ, इस क्रम को आप याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अभी हमने चर्चा की थी। ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी सुकल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप सोच के बताइए। मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूँ, वो नंद वंश का ही राजा था, तो जाहिर सी बात है या तो महापद्म नंद होगा या घनानंद होगा। अब आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके कोई विचार हैं तो आप उसको भी लिखिए, स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए। तो सही उत्तर है इसका घनानंद।
इन्हीं के कार्यकाल में सिकंदर आया था। नेक्स्ट, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के शासन की मतलब संस्थापक कौन था? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मौर्य वंश शासन की स्थापना किसने की? अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? यही दोनों मशहूर हैं। और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, बहुत आसान है। सोचिए, थोड़ा टाइम इसमें दीजिए, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस परिपक्वता पे आएगी, विश्लेषणात्मक होगी। चलिए, सही उत्तर है, देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कि मौर्य तो नंद वंश की स्थापना की थी, ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम जब आप पढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, एमसीक्यू तो प्रैक्टिस है, किताब तो आपको पढ़ना ही है ना, किताब आप पढ़िए। एमसीक्यू तो प्रैक्टिस है, इसको तो आपको सुनते रहना है। जब आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, एक किताब तो आपको एक नज़र देखते रहना है, तब आप इसको सुनिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये भी कई बार आया है आईएएस पीसीएस और विभिन्न एग्जामों में। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सब क्वेश्चन आए हैं। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। अब आपके दिमाग में चल रहा है सही आंसर कौन है? कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए और बताइए हमें। तो सही उत्तर देखते हैं, सही उत्तर है लकड़ी का। थोड़ा ठहरना है, एमसीक्यू का मतलब है थोड़ा ठहर के विचार कीजिए। लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका मतलब लकड़ी की पर्याप्त मात्रा थी। आगे बढ़िए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, डी अश्वघोष। सोचिए, देखते हैं सही उत्तर है विशाखादत्त। विशाखादत्त के रचना में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। किस रचना में हुआ है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ये वक्कन नहीं है, दक्कन है। दक्कन की विजय की थी अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुणाल। सोचिए सही उत्तर। कुछ न कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, या तो अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। देख लीजिए, कमेंट में उत्तर कीजिए अगर आप जानते हैं। सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है साउथ की तरफ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वहीं इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक धर्म स्वीकार किया था, और वो कौन सा था धर्म? ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14 और डी 15। सही उत्तर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखते हैं, सही उत्तर है 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में विभाजित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल की बात हो रही है, गुप्त काल में नहीं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला,
डी उज्जैन। अब आपके दिमाग में जो चल रहा है सही उत्तर आप तलाश कीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन था, तो गुप्त काल में कौन था। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दीजिए अगर आप जानते हैं तो। सही उत्तर है सी तक्षशिला। तो नालंदा कौन से काल में था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला था मौर्य काल में। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। अब मामला यहाँ पे फंस रहा है अशोक में या चंद्रगुप्त मौर्य में। सोचिए कौन सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। ए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। सोचिए। चलिए देखते हैं। इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, बहुत मशहूर है इंडिका। चलिए नेक्स्ट। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है। प्रशासन की बात हो रही है, पाटलिपुत्र की बात हो रही है, मगध साम्राज्य की बात नहीं हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है। अब इस देखिए कितने तरह के प्रश्न आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस में है, अशोक का वर्णन किस में है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ उपलब्ध है, ये क्वेश्चन है। दिव्यावदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका, अर्थशास्त्र। सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो हम आज देख रहे हैं ये सब विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। दिखने में हल्का लगता है लेकिन एग्जाम में बहुत गलतियां होती है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। इंडिका। इंडिका एक ऐसी पुस्तक है ऑथेंटिक जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा किसी ने। किसने कहा। ए विलियम जोन्स, बी डी आर भंडारकर, सी आर के मुखर्जी, डी बी ए स्मिथ। ये भी क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक, ऊपर का मतलब आईएएस से लेके हर एग्जाम में पूछा। तो सोचिए, सेंड्रोकोटस को, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा किसी ने। देखते हैं सही उत्तर है ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा। नेक्स्ट। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। अब ये सीता भूमि देखिए हर जगह वर्णन है, एनसीईआरटी में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है और प्रैक्टिस से क्लियर होता है, ये एग्जाम में पूछे गए। तो ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी वन्य भूमि। तो इसका उत्तर सी होगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चूंकि उत्तर आप देख चुके हैं तो मैं नेक्स्ट। आइए, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। ए शिशुनाग वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्यक वंश, डी मौर्य वंश। सही उत्तर देखते हैं डी मौर्य वंश। मौर्य वंश से है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार।
आप हमें क्रम से बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्रम से 3 राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ये भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए, मस्की का लघु शिलालेख, बी, रुमिंदेय अभिलेख, सी, रानी का स्तंभ लेख, डी, भाबरू शिलालेख। जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, सही उत्तर है ए, मस्की का लघु शिलालेख, मस्की का लघु शिलालेख। चलिए ये बताइए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? ए, संस्कृत, बी, प्राकृत, सी, पाली, डी, हिंदी। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। सोचिए, नहीं लिख सकते हैं तो सोचिए, गलती कीजिए फिर सही कीजिए, 100 बार सुनिए, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की गलती जिंदगी भर पछतावा हो जाता है। सही उत्तर है पाली, सी, अशोक के शिलालेख में पाली भाषा का उपयोग हुआ था। पाली जो है ना, बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा भी है। चलिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी अभिलेखों को ए, ये YN मिश्रा, बी, HD सांकलिया, सी, SR गोयल, डी, प्रिंसेप। उत्तर अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो कुछ सोचिए, विचार ज़रूर कीजिएगा। सोचना ज़रूर है, गलती करके फिर सुधार कीजिए। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, देखते हैं। डी, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने। तो आप ये ज़रूर बताएं कि कब पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के पास कितनी शिलालेख थी? ब्राह्मी शिलालेख, खरोष्ठी शिलालेख। खरोष्ठी शिलालेख कैसे लिखी जाती थी ये भी आपको बताना है, और ब्राह्मी शिलालेख कैसे लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन को चुनना है। जैसे आएगा सही नहीं है, इसका मतलब आप समझेंगे गलत है, यानी सही को नहीं चुनना है। ए, अब उसने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति युद्धों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। बी, बौद्ध धर्म को उसने राजकीय संरक्षण दिया और देश विदेश में इसके प्रचार हेतु कार्य किया। सी, उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। डी, सम्राट अशोक को महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। अब सोचिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। तो सही उत्तर है सी, उसने अपने पिता की हत्या की, जबकि अशोक ने अपने पिता की हत्या नहीं की। लेकिन किस राजा ने अपने पिता की हत्या की? मगध के किस राजा ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी स्थापित किया? इस बात का उत्तर आप देंगे। पहले यह क्वेश्चन गुजर चुका है, आप यहीं पे अपना टेस्ट कीजिए कि जो क्वेश्चन एक बार गुजर चुका है उसका आंसर देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। तो लिखिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय की बात हो रही है। तीसरा, तो पहला कहाँ आयोजित हुआ ये क्वेश्चन गुजर चुका है, और ये वो क्वेश्चन है जो 100 बार नहीं, मैं कहता हूँ 1000 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कहेंगे 1000 बार कहाँ भाई? सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, हर जगह। प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, चतुर्थ कहाँ हुआ, ये पूछता रहता है। IAS में, PCS में, डिफरेंट राज्यों के PCS में, ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, सब में। सॉरी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। पहला कहाँ हुआ ये भी आप लिखिए। तो देखते हैं, सही उत्तर है बी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जब पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय
राजा कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। और उस समय इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था ये भी लिखना है। ये इंटरेक्शन में जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप आंसर कीजिए, आंसर तलाश करने की कोशिश कीजिए। जो आप पढ़ा है क्या सचमुच में आपको जान पा रहे हैं कि नहीं, एक बार आप उस पर भी ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए और अंततः शुंगों ने उन्हें सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। सत्य कथन चुनना है। बी, मौर्य राजवंश का पतन अशोक के समय ही आरंभ हो गया था। सी, हुनों के आक्रमण एवं अधिपत्य के कारण मौर्यों का पतन हो गया। डी, मौर्य शासन के अंतिम चरण में शकों ने मगध साम्राज्य पर हमले किए और अंततः पतन हो गया। सोचिए कौन सा इसमें सही है। बहुत बेहतरीन, सही आंसर देखिए ए है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप थोड़ा अकल लगाते तो आप आंसर कर पाते। देखिए अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी राजवंश वंश खत्म होते हैं तो उत्तराधिकार शासक जितने भी परवर्ती होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, सही है। और शुंगों ने उन्हें सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो देखिए मौर्य के बाद शुंग आए तो क्रम मिल रहा है, तो ये बिल्कुल ये लॉजिक से भी आप आंसर पर कर सकते थे। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन गलत है। अंतिम मौर्य सम्राट था। ए, जालिक, बी, अवंती वर्मा, सी, नंदीवर्धन, डी, वीरदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो सोचिए और उत्तर कीजिए, ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी पूछूंगा कि प्रथम मौर्य सम्राट कौन था, ये तो आप लिख ही सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंतिम कौन था चलिए देख लेते हैं। वीरदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था, वीरदर्थ। तो चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। अभी देखिए पीछे गया था, किसने सत्ताच्युत करके सत्ता हथिया लिया था, ध्यान दीजिए थोड़ा। और कितनी बार इस तरह के प्रश्न रिपीट हुए हैं। मौर्य के बाद कौन आया, तो सही उत्तर है शुंग वंश। क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए आप। और आप बताइए शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मौर्य वंश के बाद मगध की खोई प्रतिष्ठा पुनः किसके शासन काल में स्थापित हुई। ए, कुषाण वंश, बी, शुंग वंश, सी, सातवाहन वंश, डी, गुप्त वंश। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, जरा ठहरिए और सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। चलिए सोचा आपने, देखते हैं आपकी बात कितनी सही है। डी, गुप्त वंश, वो शुंग वंश नहीं है। क्वेश्चन पकड़िए, मौर्य वंश के बाद मगध की खोई प्रतिष्ठा को पुनः किस शासन काल में स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। प्रतिष्ठा लाया गुप्त वंश में, गुप्त वंश का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य। ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, चंद्रगुप्त प्रथम, डी, कुमारगुप्त। कई लोग चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये गुप्त वंश के शासक हैं, वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य।
तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? सोचिए, और आता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, नहीं तो ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम है या द्वितीय देख लीजिए। तो सही उत्तर है विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कितने विक्रमादित्य हुए हैं ये लिखना है कमेंट बॉक्स में अब तक इतिहास में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक नहीं था? ए विष्णुगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बुद्धगुप्त। तो दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर लगाइए। देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लेकिन विष्णुगुप्त और बुद्धगुप्त में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ऑप्शन चुनिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सोच लिया आपने? चलिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है ए विष्णुगुप्त। बुद्धगुप्त भी गुप्त राजा था, लेकिन विष्णुगुप्त राजा नहीं था। तो आप बताएं कौन थे ये विष्णुगुप्त? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जल्दी जल्दी आप लिख दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सही उत्तर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं। सोचना जरूर है, मगर लुकमा सिर्फ मुंह में नहीं डालना है। बिहार के राजवंश और उनसे संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ी बताइए, गलत को बताना है। हर्यक वंश बिंबिसार, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग वंश राजा मदन पाल, वीरदर्थ वंश जरासंध। अब देखिए गलत कौन है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए हर्यक वंश बिंबिसार सही है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य सही है, बट इन दोनों में कंफ्यूजन में आप सोचिए कि इनमें कौन गलत है, और कमेंट बॉक्स में उत्तर कर लीजिए। अगर आप जान पा रहे हैं तो देख लीजिए आंसर सी शिशुनाग वंश राजा मदन पाल गलत आंसर है। वीरदर्थ वंश का जरासंध है, सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने किसको किया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। तो अब आप सोचिए, विचार कीजिए और देखिए आपके दिमाग में क्या आता है। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए अगर आता है तो। सही उत्तर देखते हैं मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश से पहले भारत का जो राजा था इल्तुतमिश, इससे पहले कौन राजा था? इल्तुतमिश किस वंश का राजा है? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में इन दो सवालों के जवाब दीजिए। इल्तुतमिश किस वंश का राजा है? इल्तुतमिश से पहले कौन सा राजा था? नेक्स्ट आइए, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ए जहांगीर के शासनकाल में, बी अकबर के शासनकाल में, सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में, डी ब्रिटिश राज के दौरान। सोचिए, आसान है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सही उत्तर देखते हैं सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार में
खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हुई। पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? ए शहजादा परवेज ने, बी शेर शाह ने, सी जहांगीर ने, डी बादशाह अकबर ने। सोचिए, दिमाग में कुछ आ रहा है? अगर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दे तो और मेहरबानी आपकी, बहुत बेहतर रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखते, शेर शाह इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया? शेर शाह ने, पटना। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेर शाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी राजकुमार अजीम ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? चलिए, आप सोच के कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। देखते हैं उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए शेर शाह। शेर शाह ने बहुत काम किए हैं। आप शेर शाह का एक काम कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको याद आ रहा है। कोई रोड भी बनवाया था उन्होंने, उसका क्या नाम है? जान तो रहे हैं आप। चलिए, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ए शेर शाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी इब्राहिम लोदी। सोचिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। देखते हैं सही उत्तर जो आपको पता ही है। ये हैं शेर शाह सूरी। बिहार को का गौरव प्राप्त किया इन्होंने, बिहार का बहुत नाम रोशन किया। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान यानी शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेर शाह सूरी, डी जहांगीर, सी गयासुद्दीन, डी जहांगीर। सही उत्तर लिखिए, शेर शाह सूरी बिहार के सबसे लोकप्रिय शासक रहे हैं ये। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है अकबर। अकबर साहब हैं ये, इन्होंने बिहार को अपने राज्य में मिला लिया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 में। सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। 1576। रुक के इसको याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लीजिए, बार बार सुनिए। तो चलिए देखते हैं नया प्रश्न। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? ए ये एक अलग सूबा था, बी राजकोष को इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, सी ये एक महत्वहीन प्रांत था, डी इसका एकमात्र महत्व ये था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। सोचिए, आप सोचिए और इसका उत्तर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहुत बेहतरीन है। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है डी। देखिए, ये एक महत्व था, भौगोलिक रूप से दिल्ली और बंगाल के मार्ग में स्थित था, तो भौगोलिक महत्व था। ये सही आंसर है। बार बार इसको सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल,
बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765 को, सी 29 अगस्त 1765 को, डी 21 अगस्त 1765 को। देखिए 1765 यहाँ पे कॉमन है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। दीवानी का मतलब है टैक्स फ्री। सालन द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा को टैक्स फ्री कर दिया था, यानी दीवानी प्रदान कर दी थी। वो सही डेट क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आता है तो सोचिए कोई आंसर। चलिए देखते हैं, तो सही उत्तर है 12 अगस्त 1765। ठहर के सोचिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, मुगल के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ए, ये स्थानीय जमींदारों के अधीन हो गया, बी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, सी, एक अलग प्रांत बन गया, डी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए 10 सेकेंड में। देखते हैं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था बिहार, बंगाल के नवाबों के अधीन। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मुंगेर की बात हो रही है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। किसने अपनी राजधानी बनाई थी? ए, अलीवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफर, डी, मीर कासिम। बहुत मशहूर है, अंग्रेजों से लड़ाई भी हुई थी उनकी। मैंने क्लू दे दिया आपको, आप इसका उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। साथ में आप ये बताइए कि मीर कासिम से अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को क्या बोलते हैं? ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? बिहार का ये क्वेश्चन यहां से आइए, वो क्वेश्चन बीच में जंप कर गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? यह महत्वपूर्ण है। ए, 1807-8, बी, 1820, सी, 1858-59 और डी, 1889। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह। सोचिए और उत्तर कीजिए। चलिए एक बार देखता हूं, सही उत्तर है 1820 इज द राइट आंसर, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह। नेक्स्ट, हौज विद्रोह कब हुआ? हौज विद्रोह 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। ये इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा रट जाइए, थोड़ा सा समझिए। सही उत्तर देखते हैं सी, 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 की बात हो रही। सन्यासी विद्रोह का, बी, गोदखाड़ी विद्रोह का, सी, मुंडा विद्रोह का, डी, वहाबी आंदोलन का। बहुत ये बेहतरीन सवाल है, इसका उत्तर मैं उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है डी, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ए, मुंगेर भागलपुर, बी, भागलपुर राजमहल, सी, गया मुंगेर, डी, शाहाबाद गया।
सोचिए सही उत्तर क्या हो सकता है। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। देखते हैं, सही उत्तर है भागलपुर और राजमहल। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? अब देखिए, क्रम ए पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, यानी पहले पटना में फिर मुजफ्फरपुर, ऐसे क्रम बता रहा है। बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी। और डी जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। कैसे कैसे? 1857 के विद्रोह के क्रम हैं ये। तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर है बी, सबसे पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ये था क्रम। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी पीरपुर और डी जगदीशपुर। ये बहुत मशहूर है क्वेश्चन। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। सही उत्तर है जगदीशपुर। और जगदीशपुर के कौन थे ये भी आपको बताना है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ए पीर अली खान, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमदुल्ला और डी नाना साहेब। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जो जगदीशपुर वाले थे। सही उत्तर आप लिखिए। तो सही उत्तर है पटना के वो जगदीशपुर वाले कुंवर सिंह है, लेकिन पटना के कौन थे भाई? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली खां। इसको भूलना नहीं है, कई लोग कुंवर सिंह मार देते हैं गलती से। पीर अली खान। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी नाना साहेब। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल क्लियर है, कुंवर सिंह। सही उत्तर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। इस तरह से सैकड़ों क्वेश्चन आ चुके हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे और डी नाना साहब। तो सही उत्तर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट, आ जाइए आगे। मौलवी अहमद। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? कच्छ, नागा, संथाल, कोल, बिरसा, मुंडा। उलगुलान विद्रोह। ओ बताइए अगर आपको आता है। देखते हैं, सही उत्तर है डी बिरसा मुंडा। सही आंसर इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ए 1885 में, बी 1888 में, सी 1890 में और डी 1895 में। और सही उत्तर इसका है मुंडाओं का 1895 में। बेहतरीन, इसको आप करिए प्रैक्टिस, बार बार सुनिए। अच्छा, वेरी गुड। ये सब क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। नील खेतिहरों को 1866 में
से 86 के बीच जो है ना विद्रोह हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? ए मुजफ्फरपुर, बी मधुबनी एवं बेगूसराय, सी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, डी मधुबनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हैं कई बार। देखिए सी सही उत्तर है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में 1866 और 86 के बीच नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह होते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण से यादें भी जुड़ी हुई है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी चंपारण में कब आए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को जलाने पर, सी बेट बेगारी पर, सी डी कुंठकट्टी भूमि व्यवस्था पर। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पे रोक लगाई? बेहतरीन सवाल है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर है खुटकट्टी कृषि भूमि व्यवस्था पर। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर 1908 के छोटा नागपुर की बात हो रही। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? ए 1908, बी 1902, सी 1990, डी 1875। सोचिए, सही उत्तर देखते हैं। ए अभी आपने देखा था 1908 सही उत्तर है, चूंकि यह 1908 में छोटा नागपुर में रोक लगाई थी, अधिनियम 1908 ही है, तो सही उत्तर 1908 है। ये 2-3 बार क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है पलट के पूछता है। अगर आप एक साइड से याद कर लेते हैं तो दूसरा साइड स्पॉन्टेनियस स्वतः आपको याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। देखिए सही उत्तर है ए 1908। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में 1908 में। अब कौन कौन लोगों ने प्रयास किया था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम, अगर जो लोग नए हैं, सारे MCQ हम डालेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे अलग से हिस्ट्री सीरीज़, पॉलिटिकल साइंस सीरीज़, ज्योग्राफी सीरीज़, साइंस सीरीज़ और जितनी भी सीरीज़ है, करेंट की सीरीज़ है, इसको अगर आप कर लेते तो ये सफिशिएंट है। बेहतर है कि एक वीडियो को, एक किताब को 100 बार पढ़ें, इस बात से कि 10 वीडियो को एक बार पढ़ें। एक ही वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, एक पैटर्न को पढ़ेंगे। देखिए 10 किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, बहुत कम वेरिएशन है, 99% चीज़ें एक ही होती है। बस मैं आपको यही कहूँगा, इस फार्मूले को अपनाइए कि जितनी भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम देते हैं, जितनी भी MCQ है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट, ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। और सही उत्तर है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। लेकिन इसको आप एक बार और अच्छे से समझिए, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण क्या था? जमींदारों का उन्मूलन। नेक्स्ट, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। 1911 में बिहार और उड़ीसा का निर्माण हुआ था, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, डी JB कृपलानी। देखते हैं, सोचिए आप। चलिए सही उत्तर है इसका सच्चिदानंद सिन्हा, इसके सही उत्तर है। बिहार और उड़ीसा को अलग कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। बिहार का बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914। आप आंसर करें अगर आप जानते हैं तो। सही उत्तर है बी 1912। बंगाल से अलग हुआ 1912 को और उड़ीसा से अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से 11 को। बंगाल से बाद में हुआ 1912 को सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, इसका तो उत्तर आप कर ही सकते हैं। नील आंदोलन जो चंपारण में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी। लिखिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आप कर सकते हैं। डी आंसर इसका सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर फॉर चंपारण। गांधी जी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ। ए 1909 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में, डी 1917 ईस्वी में। सोच के आप इसको लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सोच के इसका उत्तर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इसका उत्तर कर सकते हैं। सही उत्तर है 1917, डी। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी चिराग अली। सही उत्तर है, आप देख के बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। देवबंद के विद्वान थे। सही उत्तर देखते हैं, ए अबुल कलाम आज़ाद। ये भी देवबंद से जुड़े हुए थे और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली, डी बड़ौदा। सही उत्तर आप जान रहे हैं, इसका उत्तर आप करें कमेंट बॉक्स में। बी चंपारण। चंपारण ही था 1917 में। महात्मा गांधी को चंपारण में किसने बुलाया था? ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? वही क्वेश्चन देखिए, पलट पलट के आ रहा है, तो क्वेश्चन उलट के आएगा। सही उत्तर है चंपारण। इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। बहुत बेहतरीन सवाल है और काफ़ी आया है ये। सही उत्तर देखते हैं, इसका डी है, जयप्रकाश नारायण। ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण थे, जे.बी. कृपलानी थे और भी 5 लोग थे वहाँ पे विशेष रूप से। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारदारी। देखिए चंपारण पे कितने सवाल है। ए इजारदारी, बी तिनकठिया, सी जैनमीज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर तो आप कर ही सकते हैं, करिए, सोचिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है तिनकठिया। तिनकठिया वाला आंदोलन था ये, इसीलिए इसको चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। तिनकठिया आंदोलन क्यों कहते हैं ये आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी शाहाबाद। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण की। ये भी सही उत्तर है, चंपारण। काफ़ी आ चुका है ये प्रश्न, रिपीटेड है।
बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है गया। गया में हुआ था 1922 में। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ, भगत सिंह। सोचिए, विचार कीजिए, यह क्वेश्चन काफी आया है, रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है फणींद्र नाथ घोष, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था 1928 में। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा, याद रखिएगा, कब हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। सही उत्तर है सी, मार्च 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। मार्च 1929 याद होना चाहिए आपको, इसको बार बार सुनिए और याद कर लीजिए। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ए पटना, बी साहिबगंज, सी बढ़ई, डी मुजफ्फरपुर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सी बढ़ई। बढ़ई, यहां से अंग्रेजी राज के चिन्ह भी समाप्त हो गए थे, ये हाल था। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन का, डी खिलाफत आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, खिलाफत। तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। बेगूसराय के चौकीदार के भी कर के विरुद्ध आंदोलन था ये। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1934 में, डी 1939 में। देखते हैं, सही उत्तर है बी 1931 में। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बढ़िया ताल, मुंगेर का बढ़िया ताल, याद रखिएगा, विरोध का उद्देश्य क्या था? ए कास्ट भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। सही उत्तर है ए काश्तकारी भूमि की वापसी की मांग, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध, काश्तकारी भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। वर्ष, किस वर्ष? ए 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में और डी 1939 में। तो सही उत्तर है 1934 में, बी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? अभी तो ये प्रश्न गया था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1932 में, 1936 में, 1937 में और 1938 में। सही उत्तर है बी 1936 में।
नेक्स्ट, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में, 1919 में, 1939 में, 1945 में। कब दंगे हुए, ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, आंसर भी कीजिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है सी, 1939, यानी आज़ादी से 8 साल पहले। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। तो ध्यान दीजिए, सोचिए क्या है सही उत्तर है ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये वक्त आप ध्यान रखिए, 1942 है। 1942 में क्या हुआ था ये ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? ए मुंगेर, बी गया, सी पटना और डी हजारीबाग। तो सही उत्तर है गया। गया की भूमि ने काफ़ी आंदोलन झेला है। तो सही, महात्मा गांधी उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से बाधित हो गया था, ठप हो गया। सबसे अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया। किस जेल में भेजा गया इसकी बात हो रही? ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, डी बांकीपुर जेल। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है और आप ज़रूर आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। अब इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं और उलट फेर करके भी आते हैं, तो आप उलटबाजी को जरूर सीख लीजिए। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया हजारीबाग में, वे कौन थे? हजारीबाग की बात हो रही है, ठीक है, जो कि हजारीबाग भी यहाँ लिखा हुआ है। रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, समनाथ एवं देवनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर कर भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं। सोचिए और इसका सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है इसका सी, समनाथ और देवनाथ। समनाथ और नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ए जनवरी 1946 में, बी फरवरी 1946 में, सी मार्च 1946 में और डी अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस। चलिए देखते हैं, विचार कीजिए। डी अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ हैं जो इस बीपीएससी के लिए काफ़ी है, उसको आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। और मैं आपको टारगेट देता हूँ 100 टाइम्स कीजिए, ताकि आप एक भी मिस्टेक जो ह्यूमन एरर होता है उससे बचने की कोशिश कीजिए। उसने बचने का उपाय वही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है
ए जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, बी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, डी ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो देखिए कौन सा सही है। बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? देखते सही उत्तर है सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बेहतरीन है। ये थोड़ा सा ठहर के समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रूर समझिएगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज में बिहार में कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। ए पंचमुखी वर्गीकरण, बी चतुर्मुखी वर्गीकरण, सी त्रिमुखी वर्गीकरण, डी कोई वर्गीकरण नहीं। तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ए पंचमुखी वर्गीकरण में कृषक वर्ग को रखा जाता है। आगे आइए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम ए राजकीय संसाधन को माना जाता है, बी सामाजिक स्थिति को, सी आर्थिक स्थिति को और डी संस्कृति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक से शक्ति बचाने का माध्यम क्यों? आर्थिक स्थिति को। सही उत्तर देखते सी है आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए आर दिवाकर, बी जयरामदास दौलतराम, सी श्री कृष्ण सिंह, डी सत्येंद्र सिन्हा, प्रसन्न सिन्हा। देखते हैं आंसर। बी सही आंसर है, जयरामदास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद रहे हैं, जयराम दौलत राम, याद रखिएगा। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन देखते हैं। 1937 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में और 1950 ईस्वी में बिहार में संवैधानिक शासन। सही उत्तर है 1950 ईस्वी में। जाहिर सी बात है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो सही स्थिति यही है। आइए, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ए जमशेदपुर, बी पूर्णिया और मानभूम, सी भागलपुर और समस्तीपुर, डी राजगीर। तो अब देखिए बिहार के किस जिले को, कुछ जिले के कुछ जगह को, मतलब कुछ इलाके को दे दिया गया था बंगाल को। तो सही उत्तर देखिए बी है, पूर्णिया और मानभूम, ये बंगाल के करीब भी है। नेक्स्ट, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। ए 15 नवंबर 2000, बी 25 अगस्त 1999 और सी 2 अगस्त 1998। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें आप आंसर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत 3 राज्य बने थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये था। और बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका आंसर तो आप कर ही सकते हो। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में क्या हुआ था भाई? महात्मा बुद्ध को। तो आंसर देख लिए, ए गौतम बुद्ध। गलत, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन, गौतम बुद्ध को बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। जन्म हुआ लुम्बिनी में। ये आंसर गलत है, ये आंसर बी होगा। जन्म कहाँ हुआ आपका? लुम्बिनी में। तो इसीलिए आप इस आंसर को नहीं मानेंगे। आंसर इज बी, राइट आंसर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, अगेन आ गया।
ए बोध गया में, बी राजगीर में, सी नालंदा में, डी वैशाली में। इस क्वेश्चन का आंसर भी ए है, बोध गया में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। आ गया फिर, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, पीछे गुजर चुका है। हाँ, सन पूछा जा रहा है यहाँ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन ए 583 ईस्वी पूर्व में, बी 483 ईस्वी पूर्व में, सी 384 ईस्वी पूर्व में, डी 358 ईस्वी पूर्व में। इसका आप उत्तर करने की कोशिश कीजिए और ये इसका सही आंसर है 483 ईस्वी पूर्व में बी। अब हम आपको ये भी बता दें, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुआ उस समय राजा कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और प्रथम बौद्ध संगीति में जो आयोजन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, वैशाली में, बोध गया में। ये तो आप कर ही सकते हो, अंदाज़ा लगाइए और इसका आंसर कीजिए। बी राजगीर में हुआ था। किसने करवाया था, कौन था राजा, अध्यक्ष कौन था। ध्यान रहे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने करवाया, द्वितीय की बात हो रही है। ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। ये एकदम क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या होगा आप लिखेंगे, इसका सही आंसर है कालाशोक। कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये क्रम बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ध्यान रहे, इसको आप बस रट जाइए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अशोक तीसरा बौद्ध संगीति कराया, कनिष्क चौथा कराया, कालाशोक दूसरा कराया, अजातशत्रु प्रथम कराया। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, देखिए आ गया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बिल्कुल सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा अशोक। और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ कहाँ, ये आप बताएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ, फिर आ गया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये बिल्कुल क्रम में है, तो सही उत्तर है कनिष्क। अब आप बताएंगे प्रथम, यहाँ पे प्रथम किसके काल में हुआ, द्वितीय किसके काल में हुआ, तृतीय किसके काल में हुआ, चतुर्थ किसके काल में हुआ, ये आप लिख के बताएंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा, एक क्वेश्चन इसका आएगा ही, और देखिए लिख लेंगे तो पक्का हो जाएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप सबका काल आप लिख ले, सबको लिख लेंगे किसके काल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण दिया। बहुत मशहूर है, इसका आंसर तो आप करेंगे। ए बिहार के शासकों ने, सी कौशल के शासकों ने, बी उज्जैन के शासकों ने, सी उज्जैन के शासकों ने और डी अवंती के शासकों ने। सही उत्तर है ए बिहार के शासकों ने ही राजकीय संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को। वो बिहारी थे सब लोग, अशोक वगैरह, अशोक थे वो राजा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें सम्मिलित थी। ए बाढ़, बी अग्नि, सी आंतरिक कला और डी उपर्युक्त सभी। महात्मा बुद्ध का कहना था बाढ़ भी, अग्नि भी, आंतरिक कला भी, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। पाटलिपुत्र के विनाश का कारण बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला सब है। यहाँ ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है, तो इसलिए कई बार प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जैन धर्मावली का मुख्य तीर्थ स्थल है। ए पावापुरी, बी वैशाली, सी पारसनाथ, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है, उपर्युक्त सभी। पावापुरी भी है, वैशाली भी है, पारसनाथ भी है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। किस नगर में कराया था, देव, राजगीर, गया, बोध गया। विश्व शांति स्तूप बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा हुआ है, वर्ल्ड पीस स्तूप। तो इसका सही उत्तर देखिए राजगीर है। राजगीर, विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर। लिख लीजिएगा
तो मतलब कंफर्म हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है लिखने के लिए। निम्नलिखित कौन सी जगह बौद्ध धर्म से विशेष रूप से जुड़ी है? कौन सी जगह? नालंदा, वैशाली, बोधगया, राजगीर। अब इसमें देखिए चुनना कितना टफ काम हो जाता है एग्जाम में। बौद्ध धर्म से विशेष रूप से जुड़ी है कौन सी जगह? बोधगया, क्योंकि ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ और यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन ये सारे कितनी बार पूछे गए हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन ऊपर में जो अब तक बता रहे हैं सारे एक बार नहीं, मैं कहता हूँ 50 बार 100 बार हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, भारत के हर एक एग्ज़ाम में। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो सही उत्तर स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त एक क्या कह रहे कि नाटक भी है, और हूनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। क्वेश्चन कई बार आए हैं। आइए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अब ये क्वेश्चन बहुत, ये आंसर आपको करना है। ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर और डी कहानी कविता। तो लुम्बिनी में तो हुआ नहीं था। लुम्बिनी में क्या हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बोधगया में क्या हुआ था ये भी आप लिखेंगे। सही उत्तर देखते हैं कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। और आप इसी के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लुम्बिनी में क्या हुआ, बोधगया में क्या हुआ। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंदग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। और लगाइए अंदाज़ा। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ए कुंदग्राम में। अगर महावीर स्वामी का जन्म कुंदग्राम में हुआ है तो महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस तरह से कंपैरेटिव अगर स्टडी करेंगे तो आपको याद रहेगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? अब सवाल ये पैदा होता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते किसे हैं? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया, बीपीएससी में भी आया 2010 में, 2005 में, और अदर एग्जाम में तो सैकड़ों बार आईएएस तक में आया है, पीसीएस में, हर एक पीसीएस में आता है। तो देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। सही उत्तर है बी सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन। इसको आप रट जाइएगा। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यह भी बीपीएससी का सवाल है। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी और डी चंपा। ये तो आपके आंसर करने का है। प्रारंभिक राजधानी तो देखिए सही उत्तर है राजगिरी, गिरिव्रज भी कहते हैं इसको। राजगिरी में प्रथम राजधानी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद और डी गुप्त। अजातशत्रु किस वंश का था? तो आप बताइए बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार अजातशत्रु में क्या संबंध था? उसी वंश का था। ये आप पहले भी गुजर चुका है शायद। बी हर्यक वंश था सबसे पहला वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया ये आप लिखेंगे। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश था? केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, उसमें मगध का सम्राट बताया था अशोक ने, कौन सा स्तंभ था? ए मास्की का लघु शिलालेख, बी रुमिंदेय अभिलेख, सी रानी का स्तंभ लेख, डी भाब्रू शिलालेख। किसमें अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया था? तो सही उत्तर है ए मास्की का लघु शिलालेख। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए नंद, बी मौर्य, सी गुप्त, डी लिच्छवी। आंसर आप कीजिए। मुझे पता है आपको आता है, और नहीं आता है तो कोशिश कीजिए। सही आंसर है डी लिच्छवी। नेक्स्ट, नंद वंश के संस्थापक मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के संस्थापक मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण।
तो सही उत्तर इसका मैं आपको बताता हूँ, ए है। नंद वंश के को खत्म करके मगध पर शासन किया। नंद के बाद मौर्य, यहाँ पे सही उत्तर है मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। अब एक ये बेहतरीन सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ए नालंदा, बी वैशाली, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। अब यहाँ ये समझिए क्वेश्चन कितने तरह का बनेगा। अब देखिए पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है तक्षशिला, सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। अब ये आ जाएगा गुप्त काल में, यही चीज आ जाएगा कि गुप्त काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो आपको आंसर बदल जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए विशाखा दत्त, बी कौटिल्य, सी वानभट्ट, डी कल्हन। सही उत्तर है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी पंतिमुल गुप्त। हर्षचरित सही उत्तर है बी वानभट्ट। बहुत क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क, ध्यान रहे, चौथा, ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर और डी राजगिरी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? आपको पता है, आप आंसर भी करें। कश्मीर में हुई, कुंडलवन में। ये चौथा था। और तीसरा कहाँ हुआ ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, इंडिका। सही उत्तर है इंडिका, पहले भी गुजर चुका है, ये आपको तो याद ही है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ वो है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखा दत्त और डी अश्वघोष। इसका उत्तर आप करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किसके पुस्तक में ज़्यादा अच्छे से हुआ है, वर्णन हुआ विशिष्ट रूप से? तो सही उत्तर है विशाखा दत्त। नेक्स्ट, शक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? देखिए बीपीएससी 2004-10 में पूछा गया। अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और कनिष्क। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको अब तक याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, बार बार रिवीजन करते रहिए। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई वत्स पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, चूंकि ये कई बार आया है। सही उत्तर है बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? यूपीएससी 2004 में भी आया ये। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। उत्तर जानते हैं तो उत्तर कीजिए। सही उत्तर है डी 7। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। हुएनसांग की बात करें, हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो सही उत्तर है डी नालंदा विश्वविद्यालय। और मौर्य काल में सबसे मशहूर विश्वविद्यालय कौन था? ये लिखिएगा, अभी गुजरा था, देखिए याद है आपको, हो या नहीं हो ध्यान दें। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वनीय भूमि। सही उत्तर है सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ये 2004 में पूछा हुआ, बार बार पूछे जाते हैं। ए संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सी पाली। सही उत्तर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि गुजरा भी है। सही उत्तर है आपको पाली।
नेक्स्ट, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए दिव्यादान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक की शिलालेख। ये पहले भी आया हुआ है, पिछले वीडियो में भी इसका वर्णन हुआ है, बार बार क्वेश्चन चूंकि आया है तो इसका सही उत्तर आप लिखेंगे सी इंडिका में पाटलिपुत्र का प्रशासन बताया गया है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्रा। तो सही उत्तर है वैशाली, वैशाली में थी। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। आंसर अगर जानते हैं तो लिखिए। सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। सबसे पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, सूची उपलब्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। पहले भी ये क्वेश्चन गुजर चुका है जिसका आप उत्तर कर सकते हैं, यूपीएससी में पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने दक्कन का विजय किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां और सामाजिक जीवन। सही उत्तर है राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। अभी क्वेश्चन ये गुजरा भी था तो आया हुआ भी है बीपीएससी में। तो बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो बार बार गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ ये आप जरूर हमें बताएंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। ये भी आप जानते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कीजिए। सही उत्तर है पावापुरी। क्वेश्चन आया हुआ है ये यूपीएससी में, कई बार आया है। ज़्यादा वर्णन क्या किया जाए, सारे क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे एमसीक्यू, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे टेस्ट सीरीज, साइंस जो आपके लिए सफिशिएंट होगा उसको आप ज़रूर करेंगे। हम आपको टारगेट देते हैं आप 100 टाइम्स करें ताकि आप बिल्कुल एक क्वेश्चन भी ना भूल पाएँ। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी समस्तीपुर, डी हर्ष। सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन सवाल है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी चंद्रगुप्त और डी राजगृह। सही उत्तर है पाटलिपुत्र। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव, वानभट्ट, हरिसेन, चंद्रवरदाई, कालिदास। सही उत्तर है कालिदास। कुमार संभव किसने लिखी? कालिदास ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग के बाद, ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, ध्यान होगा आपको। सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। सही उत्तर है सी कण्व, कण्व वंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, उसके बाद सुकल्प। सही उत्तर है घनानंद, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। सही उत्तर है उदयन। कई बार गुजरा है, उदयन ने ही बसाया था पाटलिपुत्र को। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति अवसाद, आत्मदमन। देखिए
अहिंसा भी है, वेदों के प्रति अवसाद भी है। वेद की दोनों विरोधी थे, अहिंसा भी दोनों में समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति थी। लेकिन आत्मा दमन जो है, खुद को खत्म कर देना, ये जैन धर्म में है, तो इसलिए यहाँ अंतर है। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। इसको आप जरूर कर लेंगे। सही उत्तर है डी, शुंग वंश। मौर्य के बाद शुंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। बहुत आसान है, ये आपको याद हो गया होगा, कई बार गुजरा है ये प्रश्न। सही उत्तर है राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव, गया, राजगीर और बोध गया। विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। सही उत्तर इसका है आपको, ये उत्तर गुजर चुका है, इसको आप दिस इज वेरी अंडर कंसिडरेशन, इस पे आपको सोचना है। मैं इसका उत्तर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, राजगीर होगा या बोध गया होगा, क्योंकि यह कई बार गुजरा है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी, ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी। तो सही उत्तर है बी, 6ठी शताब्दी। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में ये भी क्वेश्चन गुजरा है। और देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, तैयारी कंप्लीट करना है कॉन्फिडेंट के साथ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपली वन, वैशाली, कुंडग्राम, विक्रमशिला। उत्तर कीजिए अगर जानते हैं तो। सही उत्तर है कुंडग्राम। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, ये आप लिखिए। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पिपली वन, वैशाली, पावापुरी, समस्तीपुर। ये तो हो चुका है, पावापुरी में हुई। और जैन धर्म बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी। पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, वेदों को देव रचना के रूप में स्वीकार करना। तो समानता क्या थी? पशु बलि का विरोध इन दोनों ने किया था, ये समानता थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों को अस्वीकृति। सही उत्तर है आत्मदमन, जो अभी गुजरा भी था, क्योंकि जैन आत्मदमन में विश्वास करते हैं और बौद्ध नहीं। नेक्स्ट है, जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? वैशाली, पावापुरी, पारसनाथ, राजगिरी। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये काफ़ी रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है पारसनाथ। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र है किनका किनका? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबी के लिए, इन सभी के लिए, सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र सिखों के लिए भी, जैन के लिए भी और बौद्ध के लिए भी। बौद्ध, जैन और सिख। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। इसका सही उत्तर है 7। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। ए 315 ईस्वी पूर्व में, 305 में, 311 ईस्वी पूर्व में, 320 में। सही उत्तर है 315 ईस्वी पूर्व में। इसको आप याद कर लीजिए, मेगास्थनीज की बात हो रही। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सिकंदर, खुसरू, सेल्यूकस, डिमेट्रियस। सही उत्तर है सेल्यूकस। सेल्यूकस। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा? सेल्यूकस। इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटना चाहिए।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम पूरी प्लानिंग और क्या करें और भी टेस्ट सीरीज MCQ है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना टाइम लगे आप देखिए, आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसको जो नीडी स्टूडेंट है उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।